रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को जनन अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को क्या कहा जाता है? जनन अंग कहा जाता है, ठीक है। ये मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेल में जो जनन अंग होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। मेल में जो जनन अंग होते हैं कहां होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं। जबकि फीमेल का जो जनन अंग होता है वो कहां होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक है। फिर से जनन अंग, जनन में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहा जाता है बाबू? जनन अंग कहा जाता है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। और मेल में जो जनन अंग पाए जाते हैं शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पहले मेल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मेल का जो है सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग टेस्टिस को कहा जाता है। मेल का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग किसे कहा जाता है? वो टेस्टिस को कहा जाता है। पुरुषों में टेस्टिस की संख्या एक जोड़ा होती है, यानी दो होती है। कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं, देखो इस टाइप के, है ना, दो होती है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस या वृषण कहते हैं, जो दोनों जंघों के बीच एक मांस में लटका होता है, एक थैली में लटका होता है। और ये जिस थैली के अंदर बंद रहता है उसको इपिडिडमिस कहते हैं। ये जो टेस्टिस है कहाँ स्थित होता है पुरुषों में? तो दोनों जंघों के बीच में। कहाँ स्थित होता है बबुआ? तो दोनों जंघों के बीच में स्थित होता है। और ये जिस थैली के अंदर रहता है उस थैली को क्या कहते हैं? इपिडिडमिस। क्या कहते हैं? इपिडिडमिस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब इन दोनों टेस्टिस से एकक नस निकला होता है, दोनों से एकक नस गया होता है। कहां? पेनिस में जाके जुड़ा होता है। पेनिस बोले तो शीशन, पेशाब की रास्ता को ही पेनिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब इससे जो नस निकला होता है उसको कहते हैं भेस डिफरेंस। क्या कहते हैं बाबू? भेस डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा। मेल में प्रमुख जनन अंग किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है बाबू? तो वृषण को। पेनिस नहीं है। पेनिस तो क्या है? पेनिस तो एक मार्ग है जो किडनी से आने वाले पेशाब को बाहर करता है। और टेस्टिस से जो स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म को फीमेल के वेजिना के रास्ते गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये पेनिस का काम होता है, ठीक है। पेनिस जो है वो मेल का प्रमुख जनन अंग नहीं है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फीमेल मेल का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? तो टेस्टिस है। टेस्टिस कितने होते हैं? दो होते हैं। टेस्टिस की संख्या कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? तो पुरुषों की दोनों जंघों के बीच में, ठीक है। और ये जिस थैली के अंदर स्थित रहता है उस थैली को क्या कहते हैं? इपिडिडमिस। उसको क्या कहते हैं बाबू? इपिडिडमिस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों टेस्टिस से क्या निकला हुआ रहता है? एक पतला नस, दोनों से एकक पतला नस निकला होता है, जो कहां जाके जुड़ा होता है? पेनिस से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ा होता है? मूत्र में, जिस रास्ते से होकर पेशाब निकलता है, नहीं कि बोले तो इंग्लिश में पेनिस, हिंदी में शीशन कहते हैं, उससे जुड़ा होता है। ये जो नस निकला होता है उसको क्या कहते हैं? भेस डिफरेंस। क्या कहते हैं बाबू? भेस डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, अब इस टेस्टिस में दो चीज का निर्माण होता है। पहले आपका टेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है बाबू? हार्मोन है, ठीक है। और दूसरा स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का काम क्या होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये उत्तेजना पैदा करता है। अगर जिस पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी रहेगी बबुआ, तो उसमें सेक्स की जो उत्तेजना होती है ना, वो नहीं होता है। क्या? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? यही हार्मोन पुरुषों की शरीर में उत्तेजना पैदा करती है, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा है आपका स्पर्म, है ना। स्पर्म को क्या बोलते हैं बाबू? शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस से किन दो चीजों का निर्माण होता है? पहला एक हार्मोन का, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में उत्तेजना पैदा करना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? स्पर्म। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का बाबू और भी काम होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन, इसमें थोड़ा गंध होती है बाबू, इसमें थोड़ा क्या होता है? गंध होता है। आप देखते होंगे कि कुत्ते को आप देखते होंगे कि जो कुत्ते अगर कोई कुत्ता अगर इस एरिया के अंदर रह रहा है, जो भी कुत्ता, तो वो दूसरे एरिया में नहीं जाता है। कुत्तों में ऐसा देखते होंगे, वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जाता, या तो दूसरे एरिया वाले कुत्ते अपने एरिया में नहीं आते।
तो क्या करता है कुत्ता, क्या करता है, उसके पेशाब में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, क्या करता है उसका जो एरिया होता है वो बाउंड्री बना देता है। तो क्या करेगा, टॉयलेट कर देता है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे क्या करता है वो टॉयलेट कर देता है, क्या कर देता है टॉयलेट। तो इस क्षेत्र, इस एरिया के बाहर वाले जो कुत्ते होते हैं वो देखते हैं, वो कुत्ता जब भी रास्ते में आएगा ना तो सूंघते हुआ आता है कि नहीं, सूंघते हुए, तो सूंघता है कि कहीं ये दूसरे का एरिया तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस एरिया वाले कुत्ते यहाँ पे आया तो सूंघते हुए आएगा, देखिएगा यहाँ पे दूसरा कुत्ता का सुगंध आ रहा है वो, तो ये कुत्ता क्या करता है, यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन कभी कभी अब देखते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कुत्ता का एरिया ये है, ठीक है, क्या ये है, अब यहाँ पे मान लो कोई साइकिल या अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, ठीक है, तो कुत्ता को भाई उतना क्या समझ में आता है, वो साइकिल है या मोटरसाइकिल जो रखा रहता है उस पर टॉयलेट कर देता है। तो ये जिसका साइकिल होता है, जब वो साइकिल को दूसरे जगह ले जाता है तो दूसरे एरिया वाले कुत्ते को इस कुत्ते का जो सुगंध होता है, पेशाब का जो सुगंध होता है, दूसरे एरिया वाले कुत्ते सूंघ लेता है। तो उस कुत्ते को लगता है कि इसके पास कुत्ता है, जो साइकिल को ले जाता है उसको लगता है कि कोई दूसरा एरिया वाले कुत्ता है, तो उस पर क्या करता है, साइकिल वाले को या मोटरसाइकिल वाले को खूब दौड़ाता है, कुत्ता दौड़ाता है कि नहीं। तो किसकी वजह से दौड़ाता है बाबू, इसी की वजह से, ठीक है। उसमें पेशाब में सुगंध लाने का काम आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टेस्टिस में दो चीज का निर्माण होता है, पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा क्या बाबू, शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का जो ये जो भेष डिफरेंस है, अगर आप बात बताइए कि अगर किसी भी पुरुष का ये टेस्टिस काट के हटा दिया जाए तब क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म नहीं बनेगा। जब ये दो चीज नहीं बनेगा तो क्या जिस पुरुष का टेस्टिस काट के हटाया जाएगा तो उसमें उत्तेजना आएगी, सेक्स करने की क्षमता उसमें रहेगी, नहीं रहेगा। वो किसी को भी देखेगा उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे बैल जो होता है जब वो पैदा होता है तो साढ़ रहता है, उसके बाद उसका बधिया किया जाता है, बधियाकरण, उसका क्या करता है, टेस्टिस को निकाल देता है। टेस्टिस को निकालने के बाद बैल को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन गाय जा रहा गाय से उसको मतलब नहीं, वही साढ़ रहता है तो फिर देखता ही होगा, है ना। तो टेस्टिस, और फिर वही जो बकरी होता है, बकरी के जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, बोतू कहते हैं, हाँ, वो क्या करता है, उसका बोतू होता है, लेकिन उसका बाद में उसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है तो वो बन जाता है खस्सी को देखिएगा तो कोई मतलब नहीं है, बकरी उकरी कितना बकरी आए जाए उसे उसको मतलब नहीं होता है ना। तो उसका टेस्टिस निकाल देना, उसके शरीर का उत्तेजना ही खत्म हो जाता है। अगर टेस्टिस को निकाल दिया जाए शरीर से बाहर तो बाबू टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म नहीं बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो शरीर में उत्तेजना कहां से आएगी, नहीं आएगी। जब उतने उत्तेजना ही नहीं आएगा तो स्पर्म की तो बात ही अलग है ना। तब क्या किया, तो ये तो होता है जानवरों में होता है बबुआ। अगर साढ़ को बैल में कन्वर्ट करना है तो उसका टेस्टिस निकाल दो, है ना। अब बोतू को अगर खस्सी में कन्वर्ट करना है तो उसका टेस्टिस निकाल दो, बध्यकरण किया जाता है ना। देखते 2-3 महीने के बकरी के बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, उसका बध्या कर देते हैं, बध्यकरण उसका ये दोनों निकाल देता है ना। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म नहीं बनता है, उसमें उत्तेजना ही खत्म हो जाती है, इसलिए वो खस्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, खस्सी कहलाता है। समझ आ गया, गुड। अब आगे देखते हैं, अगर पुरुषों में भी ऐसा ही कर दिया जाए तब तो पुरुष बेकार हो गया बबुआ, बेकार। पुरुषों में ऐसा नहीं किया जाता है। तो क्या करता है कि पुरुषों के जो भेष डिफरेंस, जो नस होती है, भेष डिफरेंस जो दिख रहा है ना, डॉक्टर क्या करता है, अगर किसी भी पुरुष को अगर वो चाहता है कि अब हमें, बहुत सारे महिलाएं तो बताएंगे, बहुत सारे महिलाएं क्या करते हैं ऑपरेशन के द्वारा बच्चे बंद करवा लेते हैं। तो अगर कोई पुरुष चाहे तो डॉक्टर क्या करता है, इस भेष डिफरेंस को ही काट देता है, भेष डिफरेंस नस को काट देता है। बाबू टेस्टिस तो है ही, उसमें उत्तेजना रहेगी क्योंकि टेस्टिस से तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा, इसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगी, लेकिन स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, है ना, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो जिस भी पुरुष का भेष डिफरेंस काट दिया जाए, नहीं, जिसको नस बंदी कहते हैं, भेष मतलब नस होता है, एक पतली नस है, इसीलिए नस को काट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नसबंदी। तो जिस पुरुष का नसबंदी हो जाएगा वो जीवन में कभी फिर दोबारा बाप नहीं बन सकता है, ठीक है। इसको काट दिया तो बिल्कुल बेकार हुआ, बेकार, उसको कोई मतलब नहीं, औरत वगैरह कोई आते जाए उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पतली नस को क्या कहते हैं बाबू, भेष डिफरेंस कहते हैं। अगर इसको काट दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, नस को काट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नसबंदी।
इंग्लिश में इसको वेस्कोटोमी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बाबू? वेस्कोटोमी। नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। भेस डिफरेंस को काटना क्या कहलाता है? वेस्कोटोमी कहलाता है। फिर से, मानव में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है? टेस्टिस है। इसकी संख्या कितनी है? तो 2 है बाबू। टेस्टिस की संख्या कितनी है? 2 है। ये कहाँ स्थित होता है? तो पुरुषों की दोनों जंघों के बीच स्थित होता है। जिस थैली में बंद होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? इपिडिडमिस कहते हैं। टेस्टिस जिस थैली में बंद होता है उसको क्या कहते हैं? इपिडिडमिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो टेस्टिस है ये 2 चीजों का निर्माण करता है। पहला एक हार्मोन का, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तेजना उत्पन्न करती है। दूसरा है बाबू स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहते हैं। अभी जो बेस डिफरेंस है किससे जाके मिला होता है बाबू? पेनिस से जाके मिला होता है। किससे जाके मिला होता है बाबू? पेनिस से। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, मेल के बारे में यहां तक जान गए, उसका प्रमुख जनन अंग। अब पढ़ना है आपको फीमेल के बारे में। क्या पढ़ना है बाबू? फीमेल का। फीमेल का जो जनन अंग होता है वो शरीर के अंदर होता है। ये मेल का जनन अंग हो गया। ये देखिए फीमेल का जनन अंग है। ये किसका है बाबू? फीमेल का जनन अंग है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जिस तरह मेल में टेस्टिस की संख्या 2, जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, तो मेल में बाबू ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी की संख्या क्या होती है? 2 होती है। ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय, जहां अंडाणु का निर्माण होता है, ओव्रम का, है ना, जहां ओव्यूम का निर्माण होता है। और पुरुषों में टेस्टिस की संख्या कितनी बाबू? 2। महिलाओं में ओवरी की संख्या कितनी बाबू? 2। कितनी संख्या बाबू? 2। ओवरी की संख्या कितनी है? 2। अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। ये बीच वाले को बाबू गर्भाशय कहते हैं, इंग्लिश में यूथरस कहते हैं। ये बीच वाले को क्या कहते हैं बाबू? गर्भाशय कहते हैं। और ये जो नली गया हुआ है, जिस तरह पुरुषों में ये जो एक पतली नस था, इसको क्या बोले थे? क्या इसका नाम है? भेस डिफरेंस। क्या नाम है इसका? भेस डिफरेंस। तो उसी तरह महिलाओं में नस नहीं होता है, पतला नस नहीं होता है, बल्कि एक मोटी, हल्का मोटी नली होता है। तो इसका नाम है बाबू फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं बाबू? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझ में आ गया? महिलाओं में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है? ओवरी है। उसकी संख्या कितनी है? 2 है। पुरुषों में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है? टेस्टिस है। उसकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इन दोनों से एक एकक नस निकला होता है, जिसको क्या कहते हैं? भेस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इस भेस डिफरेंस को काट दिया जाए तो उसको वेस्कोटोमी कहते हैं या नसबंदी कहते हैं। महिलाओं में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है? ओवरी है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। यहीं पे अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है बाबू? 2 है। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पुरुषों का नस काट दिया तो नसबंदी कहलाता है, इंग्लिश में वेस्कोटोमी। यदि महिलाओं का अंडाणु का निर्माण तो बाबू यहाँ होता है, तो अंडाणु तो यहां से होके गुजरता है ना, यहां से होके गुजरता है ना। अगर ये अंडाणु, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हुआ, ये अंडाणु अगर फिलिपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो निषेचन नहीं होगा। ऐसी फिलिपियन ट्यूब में है ना शुक्राणु से निषेचन होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो अगर महिलाओं का वेस्कोटोमी काट दिया जाए, महिलाओं का वेस्कोटोमी क्या किया जाए? काट दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। हिंदी में नलबंदी का है कि एक नली को काटा गया और यहाँ पे एक नस को काटा गया। तो पुरुषों में नस को काटा गया तो नसबंदी, और महिलाओं में नली को काटा गया, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या होता है? नली। तो नली को काटा गया तो नलबंदी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्यूबकोटोमी, ट्यूबकोटोमी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इस नस को काट दिया जाए तो महिलाओं में तो अंडाणु का निर्माण होगा, लेकिन बबुआ ये फिलिपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा, शुक्राणु से ये निषेचन कर ही नहीं पाएगा, तो फिर इसमें जायकोट का निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर इम्ब्रायो नहीं बनेगा। जब इम्ब्रायो नहीं बनेगा तो बेबी का निर्माण नहीं होगा, है ना। कैसे कैसे होता है मैं सब बताऊं। अब देखिए यहाँ पे मुख्य बात, महिलाओं में अंडा ओवरी की संख्या 2, तो 1 महीना अंडाणु का निर्माण ये ओवरी करेगा, तो 1 महीना ये नहीं करेगा। जब भी करेगा तो एक पहले ये करेगा तो ये नहीं, ये करेगा तो ये नहीं। अगर इस महीना ये किया है तो अगला महीना ये करेगा, इस महीना ये कर रहा है तो अभी इस महीना में ये नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। अगर अक्टूबर में ये ओवरी अंडाणु का निर्माण किया, ठीक है, तो ये अक्टूबर में नहीं करेगा, है ना। अक्टूबर जब फिर से एमसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये काम, ये अंडाणु का निर्माण नहीं करके बल्कि ये करेगा,
ठीक है। फिर जब ये कर लेगा तो फिर उसके बाद इसी तरह दोनों एक एक महीना करता है, दोनों एक ही बार अंडाणु का निर्माण नहीं करता है बाबू। क्या दोनों एक ही बार अंडाणु का निर्माण नहीं करता है। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओव्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ओव्यूम। क्या कहते हैं, ओव्यूम। समझ में आ गया ना, अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओव्यूम। ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होता है, सब प्रोसेस बताते हैं। बहुत गर्मी है। अब देखिए इसको भाजीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजीना बोलते हैं। और ये यहां से यहां तक के भाग को सेर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक थोड़ा सा नॉर्मल हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं बाबू, सेर्विक्स कहते हैं। और ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू, यूथरस कहते हैं। गर्भाशय जहां पे बच्चे बड़े होते हैं, पलते हैं पेट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझते हैं, अब पहले समझते हैं एमसी कैसे होता है। ठीक है, एमसी को क्या कहते हैं, मासिक चक्र, है ना, मासिक धर्म भी बोलते हैं, ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं ना, मासिक चक्र, है ना, ये एमसी बोलते हैं उसको। वो कैसे होता है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है कि मान लिया जाए अभी ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, मान लिया जाए आपका 1 अक्टूबर को, महिलाओं की बात कर रहा हूं, गर्ल्स की, 1 अक्टूबर को उसका पिछले महीना का एमसी खत्म हो गया, है ना, एमसी खत्म हो गया। ठीक है, एमसी खत्म हो गया। एमसी कैसे होता है वो पहले समझना है। मान लो पहला खत्म हो गया तो क्या होता है, एमसी खत्म होने के बाद 1 सप्ताह ओवरी को अंडाणु बनाने में लगता है। अंडाणु का निर्माण होने में कितना लगता है बाबू, एमसी के बाद 1 सप्ताह अंडाणु के निर्माण में लगता है। कितना निर्माण में लगता है, 1 सप्ताह लग जाता है। अगर इसी दरम्यान अगर शुक्राणु, या देखो एक बार में शुक्राणु लगभग 18 से 20 लाख निकलता है। एक बार में टेस्टिस से शुक्राणु की संख्या कितनी होती है बाबू, 18 से 20 लाख। कितना, 18 से 20 लाख होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 18 से 20 लाख। और इसकी जो जीवित रहने की जो टाइम है ये 20 से 25 मिनट ही जीवित रहता है ना। मानव में शुक्राणु 2 टाइप से पाए जाते हैं। इसका आकार होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पूंछ वाला और एक होता है बिना पूंछ वाला। तो पूंछ वाला ही काम में आता है, बिना पूंछ वाला काम में नहीं होता है। क्योंकि इसमें पूंछ होता है, ये खुद से आगे बढ़ के चला जाता है। बिना पूंछ वाले में पूंछ होता ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं होता है। तो मैन कौन होता है, स्पर्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक में होता है पूंछ जो कि ज्यादा सक्रिय होता है, और एक होता है बिना पूंछ वाला जो कि ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि भेजिना के द्वारा शुक्राणु गया, शुक्राणु अंदर प्रवेश किया, तो शुक्राणु तो बाबू इधर भी आधा कुछ चला जाएगा, कुछ इधर भी चला जाएगा। शुक्राणु तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान अब इधर जो अभी तो ये निर्माण कर रहा है, तो ये निर्माण नहीं कर रहा, मैंने अभी क्या बताया, जब भी करेगा तो एक ही को कोई करेगा। अगर इस महीना में ये कर रहा है तो अगले महीना ये करेगा, फिर अगले महीना ये नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो जब यहाँ से शुक्राणु गया, इसी नलियों से इसी रास्ते से जाएगा। कुछ शुक्राणु इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। जो इधर गया तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है उसका। अब जो इधर आया ये फिलिपियन ट्यूब में आ गया। किस में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब फिलिपियन ट्यूब में ये आके देखेगा तो यहाँ देखेगा कि ओवरी जो है, अभी ओवरी के अंदर जो अंडाणु उत्पन्न हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, वो अभी पूरा रूप से परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि 1 सप्ताह उसको लग जाता है परिपक्व होने में। क्या चीज, अंडाणु को परिपक्व होने में कितने समय लगते हैं, 1 सप्ताह। तो यहाँ से फिर स्पर्म देखता है, तो ये जब परिपक्व ही नहीं हुआ तो निषेचन नहीं हो पाएगा, तो फिर ये बेकार हो जाता है, फिर ये शुक्राणु बेकार हो जाता है। ठीक है, कोई काम का नहीं होता है। उसके बाद ये परिपक्व हो करके दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कब, दूसरा और तीसरा सप्ताह में क्या हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। 1 सप्ताह तो इसको ओवरी में निर्माण होने में लगता है, अंडाणु को परिपक्व हो जाता है। दूसरा सप्ताह में बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। ये तीसरा सप्ताह तक 80% परिपक्व रहता है। चौथा सप्ताह में ये 5 से 10% परिपक्व रहता है ना, उतना ही काम करेगा। उसके बाद चौथा सप्ताह में एमसी होने को रहता है ना, तो कब हो जाएगा इसका पता नहीं होता है। तो अब बता बाबू कि जब ये अभी निर्माण ही हो रहा है तो शुक्राणु उस टाइम आएगा तो निषेचन होगा क्या, महिलाएं गर्भ धारण कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएंगी। काहे नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अभी अंडाणु निर्माण ही नहीं हुआ, निर्माण हो ही रहा, मुख्य रूप से भी परिपक्व नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब ये दूसरा सप्ताह परिपक्व हो जाएगा। तो जैसे ही ये अंडाणु परिपक्व होता है तो ये ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ निकल के आ जाता है बाबू, फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा।
अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में, अंडाशय में होता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होकर के कहाँ आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है। अब अगर दूसरा सप्ताह मान लीजिए शुक्राणु आया तो कुछ तो इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो क्या होगा? ये जो परिपक्व होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है अंडाणु। अब इधर से शुक्राणु आया तो दोनों का फैलोपियन ट्यूब में दोनों मिल जाते हैं, दोनों निषेचन कर लेते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे बाबू? तो शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में अब निषेचन हो जाता है। कब? दूसरा से तीसरा सप्ताह के बीच अगर एक महिला और पुरुष आपस में अगर रिलेशन बनाते हैं तो उस दरमियान गर्भ रहने की संभावना ज्यादा होती है। क्या? गर्भ रहने की संभावना ज्यादा होती है। एमसी के एक सप्ताह तक और एमसी के एक सप्ताह पहले अगर सेक्सुअल एथॉर्ड किया जाए तो महिलाएं को गर्भधारण की संभावना कम होती है। महिलाओं को गर्भधारण की संभावना कम होती है। कब? एमसी से एक सप्ताह तक और एमसी से एक सप्ताह के पहले अगर सेक्स उनके साथ किया जाए, रिलेशन बनाया जाए तो गर्भधारण की संभावना कम रहती है। समझ में आ गया? और दूसरा और तीसरा सप्ताह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये दूसरा और तीसरा सप्ताह अगर अंडाणु को शुक्राणु मिल जाता है तो बाबू निषेचन हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ओव्यूम का निर्माण होता है अंडाणु का, तो अंडाणु को निर्माण होने में कितना टाइम लगता है? लगभग एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, है ना। और परिपक्व कब होता है? दूसरा सप्ताह में जाके परिपक्व हो जाता है और तीसरा सप्ताह में एकदम फुल्ली परिपक्व हो जाता है। अगर दूसरा से तीसरा सप्ताह तक में अगर शुक्राणु आ गया तो गर्भधारण की संभावना कंफर्म है। 80 से 90% चांस रहता है, 100% मानो। ठीक है। और चौथा सप्ताह में 5 से 10% नहीं के बराबर। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, मिल गया तो निषेचन हो गया। अगर नहीं मिलता है, अब मान लीजिए दूसरा और तीसरा सप्ताह में अगर शुक्राणु नहीं मिला इस फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी, ये तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ गया। क्यों? क्योंकि जब ये परिपक्व हो जाता है तो ओवरी से बाहर निकल के कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। ओवरी से निकल कर कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये आशा देखेगा किसका? शुक्राणु का। अगर दूसरा और तीसरा सप्ताह भी शुक्राणु नहीं पहुंचा इस फैलोपियन ट्यूब में, अंडाणु से निषेचन नहीं किया, तो ये तीसरा सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह के बाद धीरे धीरे ये खराब होने लग जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु होना स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणु तो बाबू 20 से 25 मिनट ही उसका समय सीमा होता है और ओवरी का कुछ ज्यादा होता है ना, 5, 6, 7 दिन तक की होती है, इसकी ज्यादा ही होता है। दूसरा सप्ताह से लेकर चौथा सप्ताह तक, चौथा सप्ताह में लगभग 10 से 5% ही बचता है। ठीक है ना। तो ये आशा देखेगा नहीं आएगा, ये क्या करेगा? धीरे धीरे ये फिर धीरे धीरे इस रास्ते से होकर के चौथा सप्ताह, कब? चौथा सप्ताह ये धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जिसे एमसी कहा जाता है। एमसी कैसे होता है? समझ में आ गया? लिख लीजिए आप। समझ में आ गया ना? गुड। एमसी कैसे होता है? समझ में गया? ठीक है। अब एमसी खत्म हुआ तो अब तो नेक्स्ट महीना बाबू ये अंडाणु का निर्माण नहीं करेगा, अब तो ये करेगा। इसमें भी वही प्रोसेस होगा। इसमें भी अगर दूसरा से तीसरा सप्ताह के बीच अगर शुक्राणु आके मिला तो निषेचन हो जाएगा, नहीं मिला तो निषेचन नहीं होगा। फिर ये चौथा सप्ताह क्या होगा? जो अंडाणु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, धीरे धीरे फिर इस मार्ग से भाजिना के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसको एमसी या मासिक चक्र कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? अभी बहुत कुछ सीखना है, आराम से पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, पंखा भी स्लो चल रहा है, लाइन भी नहीं है, वोल्टेज नहीं है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब मान लिएगा कि दूसरा और सप्ताह निषेचन हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में मिल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ निषेचन की क्रिया होती है बाबू? फैलोपियन ट्यूब में। इन्हें बोला कि गर्भ में होता है, गर्भ में बच्चे पलते हैं, वो बड़ा होते हैं, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है बाबू? फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, है ना। तो एमसी के बाद अंडाणु का निर्माण लगभग कितने दिनों में होता है? 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह में होता है। उसको परिपक्व कब जाके होता है? दूसरा सप्ताह में। और मुख्य रूप से एक्टिव वो दूसरा से तीसरा सप्ताह, वो 80 से 90% तक वो एक्टिव रहता है। अगर उस दरम्यान इसको शुक्राणु मिल जाए तो निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद महिलाएं गर्भधारण कर लेती हैं। ठीक है। अब मान लिया दूसरा तीसरा सप्ताह मिला, तो क्या होगा? यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मिला,
शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया, तो वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से आ जाता है कहाँ, गर्भाशय में। इसको क्या बोलते हैं, यूथरस। गांव देहात में इसको कोख भी बोलते हैं या गर्भ भी बोलते हैं, है ना। तो अब ये दोनों निषेचन होकर कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आने के बाद इसके अंदर एक दीवार होता है, गर्भाशय का जो दीवार होता है ना, इस शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन होने के बाद क्या बन जाता है बाबू, जाइकोट बन जाता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, है ना। जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है बाबू, युग्मनज। तो ये जो गर्भाशय की दीवार होती है ना, इसको अपने और चिपका लेता है, यहाँ पे चिपका लेता है। अगर यहाँ इस नली में मिला तो यहाँ चिपका लेगा, अगर इस नली में मिला तो इसको यहाँ चिपका लेगा। समझ रहे ना आप, ठीक है। यहाँ पे चिपका लिया। अब ये धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, बड़ा होते होते फिर एक एम्ब्रायो का रूप ले लेता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। और इस बच्चा का पूरा शरीर बनने में पूरे 9 महीना का समय लगता है। कितने टाइम लगते हैं बाबू, 9 महीने का। समझ में आ गया। फिर से पुरुषों का मुख्य जननांग टेस्टिस, महिलाओं का मुख्य जननांग ओवरी। पुरुषों में टेस्टिस की संख्या 2, महिलाओं में ओवरी की संख्या 2, है ना। पुरुषों की टेस्टिस से निकलने वाली नस को बेस डिफरेंस, महिलाओं के ओवरी से निकलने वाली नली को फैलोपियन ट्यूब। अगर पुरुषों की नस को यानी कि भेस डिफरेंस को काट दिया जाए तो नसबंदी, इंग्लिश में वेस्कोटोमी। अगर महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए तो क्या, नलबंदी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्यूबिकोटोमी, ठीक है। अब देखिए, अब जो महिलाएं 1-2 बच्चों की मां बन जाती है, अगर फिर उनका इच्छा होता है कि अब मुझे मां नहीं बननी होती है, तो जो महिलाएं जानकार नहीं होती हैं वो क्या करते हैं, अपना फैलोपियन ट्यूब कटवा लेते हैं। अब जब फैलोपियन ट्यूब कट जाएगा तो बाबू यहाँ दोनों काट देता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब काट देता है। जब दोनों को काट देगा तो बाबू अंडाणु का निर्माण तो होगा, लेकिन यहाँ से ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो शुक्राणु से मिलन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हालांकि ये सब ज्यादा सक्सेस देखते, बहुत सारे महिला जब करवा लेती है तो सूजन वगैरह आ जाता है। ये सब जो महिलाओं को जानकारी नहीं होता है उसके वजह से। अगर जिन महिलाओं को आगे बच्चे नहीं पैदा करनी हो तो उनको ये रूल अपनाना चाहिए। एमसी खत्म हुआ, 1 सप्ताह तक तो एमसी के 1 सप्ताह तक आप आराम से रिलेशन बना सकते हैं अपने पति के साथ। और क्या, बीच में दूसरा और तीसरा सप्ताह मत मनाओ, है ना। आपस में रिलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। अगर इच्छा करे तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान है। आप अपने हस्बैंड को कॉन्डम का नाम सुनेंगे, कॉन्डम का यूज करवा सकते हैं। महिलाओं के लिए भी आता है ना, उसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट एमसी से 1 सप्ताह पहले भी आप रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे गर्भ धारण की संभावना बिल्कुल नहीं रहता। तो इसको करने की क्या जरूरत है। एक महिला 45 साल तक ही मां बन सकती है। 45 साल की उम्र के बाद उनमें अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है बाबू। क्या, अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है। जबकि पुरुषों की लगभग 60-70 साल तक चलते रहता है इसका, पुरुषों की बात ही हटाओ, ठीक है। तो महिलाएं कितने साल की उम्र तक वो मां बन सकती है, 45 साल तक। 45 साल के बाद महिलाएं मां नहीं बन सकती है। क्यों, काहे कि ओवरी जो है अंडाणु का निर्माण करना बंद कर देता है। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो गर्भ धारण कहां से हो पाएंगी। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो शुक्राणु से निषेचन नहीं करेगा, जब निषेचन नहीं करेगा तो जाइकोट कहां से बनेगा, जब जाइकोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो बच्चे तो बात ही दूर है। समझ रहे हैं ना क्या मैं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छे समझिए, जहां क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन का सवाल दिया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, सॉरी। अब देखिए, हाँ तो निषेचन हो गया, ठीक है। बच्चे पेट में पल रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे इसमें पल रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर बच्चे को पोषण कैसे प्राप्त होता है, बच्चे बढ़ते कैसे, उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी तो उसको भी चाहिए ना बाबू। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, एकदम चाहिए। तो बाबू क्या होता है, माँ के गर्भ से एक नली निकलती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, वो बच्चों की नाभि से जुड़ा होता है। उसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों को कंटिन्यू ऊर्जा मिलते रहती है माँ के शरीर से, और उसका पोषण होते रहता है, उसमें वृद्धि होते रहता है, उसके शरीर की अंगों का निर्माण होते रहता है। कैसे, माँ की गर्भ से एक नली निकली होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चों की नाभि से जुड़ा होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, उसी से बच्चों को पोषण मिलते रहता है। अब देखिए आगे बाबू,
ये जो है ओवरी में ओवरी जो है 3 हार्मोन का निर्माण होता है। महिलाओं के जनन अंगों में 3 हार्मोन का निर्माण होता है। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है बाबू? एस्ट्रोजन का काम क्या होता है बताइए? गर्मी काफी लग रहा था इसलिए सॉरी। हाँ, तो इसमें 3 हार्मोन का निर्माण होता है बाबू। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। अब देखिए एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है, एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है एमसी का निर्माण करना। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हुआ तो एमसी नहीं होगा। जब एमसी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो महिलाएं या वो गर्ल्स मां नहीं बन सकती है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोटेक्ट जानते हैं? प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रोटेक्ट करना होता है, रक्षा देने का काम करता है। तो बच्चे जो पल रहे होते हैं उसको भाई कोई प्रोटेक्ट करने वाला तो होना चाहिए ना। तो एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो बच्चे का बचाव करता है, बच्चों की सुरक्षा देता है ना। वो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन तो है, एस्ट्रोजन हार्मोन इसका मतलब ओवरी में अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है बाबू। तो देखते होंगे कई महिलाएं के 1-2 महीने में बच्चे खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं? बच्चे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं कि नहीं? तो किसके वजह से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगर किसी महिलाओं के बच्चे 1-2 महीने या 3 महीने में अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए यानी कि मर जाते हैं गर्भ के अंदर, तो किसके वजह से होता है बाबू? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। किसके कमी की वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। याद हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों जरूरी है? एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो एमसी नहीं होगा, है ना, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव है तो वो होगा, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव नहीं है तो गर्भ नहीं रह पाएगा, है ना। कई महिला में देखते होंगे 7-8 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसको सतमासु कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 2 महीना के बाद ही उसकी कमी हो जाए, हो सकता है 7 महीने में भी जाके कमी हो जाती है। तो 7 महीने में भी कमी हो जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो बच्चे क्या होते हैं? 7 महीने में हो जाते हैं, जिसको सतमासु कहते हैं। अगर 8 महीने में हो गया तो अठमासु कहते हैं। बच्चे एकदम तनी को चूहा के इतना पैदा होता है कि नहीं? देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं गाँव में, हम लोग देखे हैं। हम लोग पहले सोचते थे भाई सतमासु क्या होता है, तब पूछते नहीं थे शर्म से कि सतमासु क्या होता है। लेकिन जब हम लोग पढ़े, सर लोग हमको पढ़ाए तो हमको समझ में आया, अच्छा ऐसा बात है, उसी को सतमासु कहते हैं। हम लोग को समझ नहीं आता था सतमासु सतैसा क्या होता है। ये सब गांव में बहुत सारा प्रचलन होता है, उतना हमको भी पता नहीं है ना। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? बच्चों को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा नहीं बचाव देने का काम करता है। अगर इस हार्मोन को कमी हो गया तो गर्भ में बच्चे नहीं ठहर पाते हैं। ठीक है, एक बात और बताओ बाबू, सॉरी उसको बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब रिलैक्सिन, तीसरा हार्मोन है आपका रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? रिलैक्स, आराम देना। तो जब बच्चे 9 महीने तक पेट में रहते हैं तो भाई जन्म तो होता है ना उसका। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? महिलाओं जिस रास्ते से होकर बच्चे पैदा होते हैं उस वहां के मांसपेशियों को थोड़ा फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। अगर जिस महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी रहा है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, तब जाके उनको बच्चे पैदा होते हैं। तो आज की महिलाएं लोग भी बहुत बदमाश हो गई है, बहुत बदमाश। जब बच्चे पेट में पड़ रहे तो कुछ काम नहीं करेगा, बढ़िया से रहेगा। अरे काम करो भाई, काम करना चाहिए। अब जो महिलाएं एकदम गर्भ धारण के बाद बिल्कुल काम धंधा नहीं करते, उसका बच्चा भोम पैदा होता है, बेकार, पोल्ट्री जिसको कहते हैं ना, वो होता है। उसके वो क्या कहता है, देखो बच्चे अगर पेट में पल रहे हैं ना तो उसको थोड़ा चोट घाट लगना चाहिए। जब माँ काम करती है तो बच्चे को थोड़ा कष्ट होना चाहिए अंदर, है ना, ताकि अंदर में ही उसको सारा चीज फीलिंग होना चाहिए। थोड़ा इधर हिलेगा तो उसको बाहर जब आएगा तो लगेगा साला अब तो बचपन से हिलते आ रहे, तो उसके शरीर थोड़ा स्ट्रोंग रहता है। क्या होता है? स्ट्रोंग ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 55 kg का बोरा ढोया करो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हल्का जो नॉर्मल काम होता है, सीढ़ी पे चढ़ना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भ धारण कर रखी है उनको ये सब वर्क करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। थोड़ा उठक बैठक होने से क्या होता है, बच्चे इधर से इधर हिलते हैं ना तो थोड़ा वो बच्चे काफी स्ट्रोंग हो जाते हैं, ये बच्चे ज्यादा चंचल पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। अब आज की महिला लोग तो शादी हुआ, ससुराल में खूब काम करेंगे, यदि मायके में खूब काम करेंगे, तो ससुराल आया ना तो माथा दुखता है, तो कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है, तो बहानाबाजी पूरा।
अब वही उन्हीं महिलाओं को ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, है ना। और जो महिलाएं ऐसा शहर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर की महिलाएं तो आराम से बैठी हुई रहती है, कोई काम ही ज़्यादा नहीं करती है। कुछ कुछ महिलाएं से होती है जो वर्क करती है, कुछ बाकी सब तो रिलैक्स में रहती है। तो आप रिलैक्स में रहोगे तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स में नहीं आता है, जब आप काम करोगे तो रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से महिलाओं में ऑपरेशन की जाती है बच्चे पैदा होते समय, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सारी लड़की लोग, सारे गर्ल्स को मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बाबू। ऐसा नहीं है कि गर्भ धारण कर लिए तो काम नहीं करोगे, नहीं, कंटिन्यू वर्क करो। कंटिन्यू वर्क करने से आपको ज्यादा फायदा, नॉर्मल डिलीवरी होंगे आपको। अगर रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी, है ना। तो काम वगैरह करते रहो, जरूरी नहीं है कि आराम से बैठ के रहो, मैं गर्भ धारण कर लिए तो आराम से कोई काम नहीं करो, ऐसा कभी मत करना। वर्क करते रहो, हार्ड वर्क मत करो, नॉर्मल वर्क करते रहो। खाना बनाओ, रोटी बेलो, पानी थोड़ा 5 kg वाला बाल्टी में पानी भरो, सीढ़ी पे चढ़ो, कपड़ा धो लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, 1% नुकसान नहीं होगा। और कंफर्म है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन आजकल डॉक्टर भी बहुत चुतिया होने लगा है। मैं डायरेक्ट बोल दो, डॉक्टर भी बहुत आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करता है। कभी कभी सब चीज ठीक रहेगा, सब चीज ठीक रहेगा, कभी झूठो बोल देगा कि बच्चा जो है गर्भाशय में लेटरिन कर दिया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, बच्चा तो प्लेसेंटा नली को पकड़ रखा है, इसका ऑपरेशन, सब बेकार है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए गर्ल्स लोग को ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि आज की जो गर्ल्स है ना, उसको तो भाई ये नलबंदी तो करवाना ही नहीं चाहिए। क्यों करवाना चाहिए नलबंदी, क्यों करवाएंगे? आपको तो प्रोसेस मैंने बता ही दिया, आप इस प्रोसेस के अनुसार चलिए ना, अब मन चाहा दिन तक मां नहीं बन सकते हैं, जब तक इच्छा करे आप मां नहीं बनेंगे, अगर इस प्रोसेस के अनुसार चले। आपको फिक्स डेट याद होना चाहिए, समझ गए। मान लीजिए आज एक तारीख, आज 1 अक्टूबर है, आज मान लीजिए आपका एमसी खत्म हुआ, तो एमसी खत्म होने के बाद 1 सप्ताह तक, 7 दिनों तक आपका अंडाणु अभी बनेगा ही, अंडाशय में आपका अंडाणु का निर्माण ही होगा। अगर इस 1 सप्ताह के बीच अगर आप रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो कहां से गर्भधारण रहेगा? मैंने तो आपको स्पष्ट बता दिया कि कहां से गर्भधारण रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना, नहीं रह पाएंगे। फिर 1 सप्ताह के बाद दूसरी और तीसरी सप्ताह जाकर के ये एक्टिव होता है। तो बाबू दूसरी और तीसरी सप्ताह नहीं रिलेशन बनाने का, अगर इच्छा कर रहा है तो उसके लिए भी तो प्रावधान है। सेक्स, अगर सेक्स के दौरान जब सेक्स हो जाए तो आप खड़ा हो सकते हैं, जैसे ही सेक्स खत्म हुआ आप 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाइए। आपका जो पेनिस के मार्ग से, जो भेजिना के मार्ग से जो स्पर्म अंदर जाते हैं वो फिर पुनः बाहर हो जाएंगे। नहीं तो आप अपने हस्बैंड को आप कोंडम का यूज भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लास्ट एमसी से 1 सप्ताह पहले, नहीं 4था सप्ताह आराम से रिलेशन बनाइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। काहे को ये करवाने की जरूरत? आजकल लगभग अगर 100 महिलाएं अगर करवाती है ना नलबंदी, 95 महिलाएं सक्सेसफुल है, सूजन आ जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती है, उसको फिर से ऑपरेशन करना पड़ता है। मैंने कई केस देखा है, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं, मैंने देखा है बहुत सारा केस। करवाने का तो करवा लेती है, तू कौन करवाता है? अनएजुकेटेड महिलाएं, जिसको मालूम ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। आप तो पढ़ रहे हो ना गर्ल्स, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, हर चीज डिटेल से बता रहा हूं, शर्माने की कोई बात नहीं बाबू। देखो अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो शर्माना नहीं। अगर लोग शर्माते तो डॉक्टर कहां से बन पाते? अगर शर्माना होता तो। शर्माना बिल्कुल नहीं है, जो भी है स्पष्ट समझो। जो भी सवाल आपका मन में आए कमेंट कीजिए, पूछिए, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा, तुरंत दूंगा। अगर उस पर अगर एक वीडियो बनेगा ना 10-5 मिनट का, मैं वीडियो बना के आपके पास फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन करूंगा, सवाल कीजिए तो सही, ठीक है। गर्मी काफी है बाबू, खैर कोई बात नहीं, कब लाइन आएगा समझ ही नहीं आ रहा। समझ में आ गया ना? तो अच्छा एक बात बताइए, इन तीनों हार्मोन में सबसे जरूरी कौन सा है? अरे बाबू तीनों हार्मोन जरूरी है, तीनों में से एक को कहीं जो गड़बड़ हुआ तो गए हो, काम से गए हो, समझ गए ना? तो तीनों हार्मोन की जरूरी है हमारे बॉडी, महिलाओं की बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और स्पर्म की जरूरत है, ठीक है। महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, तीनों हार्मोन की जरूरत होती है ना? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? कि फिर से रिवीजन करवाऊं? कोई बात नहीं, फिर से मैं जब लाइव आऊंगा तो लाइव में मैं एक बार फिर से बताऊंगा। अभी मैंने बैठा हुआ था, सोचा कुछ पढ़ा देता हूं, बच्चों को मन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। जब लाइव आऊंगा तो फिर से इसको पढ़ाऊंगा, जब सारे बच्चे आएंगे तो फिर से मैं बताऊंगा आपको,
है ना। ये थोड़ा पार्ट टाइम पास करने के लिए संडे था ना, तो बैठे हुए मन नहीं लग रहा, तो सोचे कुछ से कुछ करते हैं आज, इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो बना दिया। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा अपना ख्याल रखिए, और गर्ल्स को मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए, प्लीज इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। जय हिंद।